हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेसफुल एकेडमी में। तो गाइज आज हम डाटा अनुलग्नक या डाटा सफिशिएंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक नंबर 2 था रीजनिंग का, तो उसके आज हम लेक्चर नंबर 2 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम डाटा अनुलग्नक के लेक्चर नंबर 1 को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा था। अगर आपने डाटा अनुलग्नक या डाटा सफिशिएंसी का लेक्चर नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगी और आसानी से आप वो वीडियो देख पाएंगे। तो गाइज़ हम उसी चैप्टर को या उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम कुछ और अच्छे खासे क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए गाइज़ लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन गाइज़ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, मार्च में डब्लू का जन्मदिन किस दिन था। मार्च महीने में डब्लू का जन्मदिन निकालना है। आपको तो पता ही है गाइज़ कि हम कॉन्सेप्ट वीडियो में समझ चुके थे कि इनमें ऑप्शंस का बड़ा रोल प्ले होता है, हमें डेटा को चेक करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपने अगर कॉन्सेप्ट वीडियो का वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आइएगा और इस वीडियो को आप देखिएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। तो कहा गया है मार्च में डब्लू का जन्मदिन किस दिन था। हमें निकालना है मार्च महीने में डब्लू का जन्मदिन। मार्च महीने में डब्लू का जन्मदिन। अब डेटा नंबर 1 का इसमें हम यूज़ करेंगे। डेटा नंबर 1 में क्या कहा गया है, डेटा नंबर 1 में कहा गया है कि डब्लू के भाई को ठीक से याद है कि डब्लू का जन्मदिन 15वीं मार्च के पहले था। यानी उसके भाई को याद है, डब्लू के भाई को, कि उसका जन्मदिन 15वीं मार्च, हम पहले डेटा का यूज़ करा रहे हैं, 15वीं मार्च के पहले, 15वीं मार्च के पहले, यानी इससे पहले, यहाँ हम लिख देते हैं 15वीं मार्च के पहले, और 13 मार्च के बाद था, और 13 मार्च के बाद था। ठीक है, 13 मार्च के बाद था। अब गाइज पहले डेटा से क्या हम ये पता कर सकते हैं कि डब्लू का जन्मदिन कब था। तो देखिए 15वीं मार्च के पहले था और 13 मार्च के बाद था। अब 13 मार्च के बाद क्या आता है गाइज, 14 मार्च आता है। आता है कि नहीं आता है। और 15वीं मार्च के पहले क्या आता है, 15वीं मार्च के पहले भी 14 मार्च आता है। और यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, आप देख सकते हो कि 13 मार्च के बाद। तो फिर हमारी डेट बची कौन सी, फिर एक ही डेट बचती है ना हमारी, कौन सी, 14 मार्च। तो निश्चित तौर पर ही उसका जो जन्मदिन है डब्लू का, वो हम ज्ञात कर सकते हैं कब था आपका, 14 मार्च को उसका जन्मदिन था। यानी डेटा नंबर 1 से ये बिल्कुल 100% ज्ञात होता है। अब हमें देखना होगा, देखिए गाइस आपको रुकना नहीं है, आपका डेटा नंबर 1 से आंसर आ जाएगा तो आप ऑप्शन में जाके लगा दोगे कि केवल डेटा नंबर 1 से ज्ञात होता है। ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरे डेटा का भी प्रयोग करना है कि कहीं उससे भी तो आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो अब डेटा नंबर हम दूसरे का यूज़ करेंगे। डेटा नंबर 2 को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। डेटा नंबर 2 में दिया गया है कि डब्लू की बहन को ठीक से याद है। डेटा नंबर 2 का हम प्रयोग करेंगे। डब्लू की बहन को ठीक से याद है कि डब्लू का जन्मदिन 11वीं मार्च के बाद, 11वीं मार्च के बाद। और फिर कहा गया है किंतु 16 मार्च से पहले था। 11वीं मार्च के बाद था और 16 मार्च के पहले था। अब देखिए 11वीं मार्च के बाद और 16 मार्च के पहले। 11 मार्च के बाद क्या क्या आता है, 12 भी आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है। 16 से पहले तो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मिलती। हमारे पास कितनी डेट आ जाती है यहाँ पर, 4 डेट। तो यहाँ कंफर्म करना बड़ा ही मुश्किल है कि उसका जन्मदिन कब हुआ होगा। तो डेटा नंबर 2 का तो यूज़ नहीं होगा, डेटा नंबर 1 का ही यूज़ होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या लग जाएगा, केवल डेटा 1 से ही हमारा आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्यू के उत्तर में कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है क्यू के उत्तर दिशा में कौन है, हमें निकालना है। तो डेटा नंबर 1 का सबसे पहले हम यूज करते हैं। डेटा नंबर 1 में कहा गया है टी के उत्तर में एस है। टी के उत्तर में कौन है, एस। तो टी यहाँ पर हम बना लेंगे और टी के उत्तर में कौन आता है, एस। तो यहाँ पर आ जाएगा। दिशा चार्ट तो आपको पता ही होंगे, इस प्रकार से होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, ये हमारा दिशा चार्ट होता है, आपको तो पता ही होगा। तो अब इसमें वो कह रहे हैं कि टी तथा एस के बीच में क्यू है। टी और एस के बीच में कौन आता है, क्यू। तो क्यू को हम यहाँ पर कर देते हैं।
अब निकालना क्या था गाइस, डेटा नंबर 1 को हमने पूरा कंफर्म किया, निकालना था Q के उत्तर दिशा में कौन है। अब Q जब इनके बीच में आएगा तो Q का उत्तर हम यहाँ से निकालेंगे, इसी को केंद्र बिंदु मानेंगे। तो Q का उत्तर कहाँ की साइड होगा, ऊपर की साइड होगा। तो निश्चित तौर पर कौन निकलता है, S निकलता है। तो डेटा नंबर 1 से हम पता कर पाए कि Q के उत्तर में कौन है, S। तो हमारा आंसर डेटा नंबर 1 से आता है। अब आपको रुकना नहीं है, डेटा नंबर 2 का भी हम यूज़ करेंगे। तो डेटा नंबर 2 में क्या कहा गया है देखते हैं हम। P के दक्षिण में Q है, P के दक्षिण में कौन है, Q। तो P यहाँ पर बनाएंगे और P के दक्षिण में कौन हो जाएगा, हमारा Q हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं और P के उत्तर में S है, और P के उत्तर में कौन होता है, S होता है। अब देखिए गाइस, थोड़ा इसको ऐसा कर लीजिए यहाँ पर, P के दक्षिण में कौन होता है, Q होता है, और P के उत्तर में कौन है, S है। और निकालना क्या था, Q के उत्तर में कौन है। तो Q कहाँ है, यहाँ। तो Q का उत्तर ऊपर की साइड होगा। तो इससे भी पता लगा सकते हैं कि Q के उत्तर में कौन है, S है। तो डेटा नंबर 1 से भी हमारा आंसर आता है और डेटा नंबर 2 से भी हमारा आंसर आता है। तो ऐसी सिचुएशन जब भी होती है, जब दोनों से आंसर हमारा अलग अलग निकलता है, तो फिर हम लगा सकते हैं केवल पहला या केवल दूसरा डाटा पर्याप्त है। ठीक है, तो हमारा आंसर लग जाएगा केवल डेटा फर्स्ट या केवल डेटा दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए गाइस, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सीमा के कितने बच्चे हैं। हमें निकालना है सीमा के कितने बच्चे हैं। ठीक है, याद करना है। तो डेटा नंबर 1 का हम यहाँ पर यूज़ कराते हैं। डेटा नंबर 1 में कहा गया है वर्षा की बहन की माता सीमा का केवल एक पुत्र है। तो यहाँ पर गाइस हम सबसे पहले बनाएंगे वर्षा की बहन की माता, वर्षा की बहन यहाँ पर आप बना दीजिए, वर्षा की सिस्टर यानी वर्षा की बहन की माता। फिर वो कह रहे हैं सीमा। देखिए वर्षा की बहन की माता जिसका नाम क्या है, सीमा। तो यहाँ पर कोष्टक में सीमा। अब आप गाइस यहीं से देखिए, जो आपके फैक्ट हैं उनको आप बिल्कुल ओपन करते जाइए। वर्षा की बहन की माता यानी इन दोनों की माता एक ही होंगी, नॉर्मल सी बात। इसकी माता भी तो होंगी, आपके भाई की माता यानी आपकी माता। आप बोल सकते हैं आपकी बहन की माता, तब भी आपकी माता। तो इन दोनों की माता कौन होंगी, सीमा ही होंगी। तो इसमें कहा गया है सीमा का केवल एक पुत्र है, सीमा का केवल एक पुत्र है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं सीमा का केवल एक पुत्र है, एकमात्र पुत्र। और इनका एक कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। अब गाइस डेटा नंबर 1 से हमने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। हमें निकालना क्या है, सीमा के कितने बच्चे हैं ये हमें ज्ञात करना है। अब आप देखिए सीमा के कुल बच्चों की संख्या निकाल ली है। यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया था कि वर्षा की बहन की जो माता है यानी सीमा जिसको कहा गया था, उनका केवल एकमात्र पुत्र है। तो अगर यहाँ पर ये पूछते कि पुत्र कितने हैं तो 100% ज्ञात हो जाता कि उनका एक पुत्र है। तो अभी जो बच्चों की संख्या निकली वो एक निकली, वर्षा, एक और इनकी बहन, तो ये 2, और इनका एक पुत्र भी है तो 3। तो यानी लगभग यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं अभी कितने निकले, 3। लेकिन आप याद रखिए उन्होंने कहा एकमात्र पुत्र है, तो पुत्रियों की संख्या तो नहीं दी गई है, हो सकता है उनकी और भी पुत्रियाँ हों। तो यहाँ पर केवल पुत्र की संख्या ज्ञात होती है। तो डेटा नंबर 1 जो है हमारा पर्याप्त नहीं है आंसर देने के लिए। ठीक है, अब गाइज हम देखते हैं डेटा नंबर 2 को। अभी गाइज हमें करना क्या है, डेटा नंबर 1 से हमारा आंसर नहीं आया तो इसमें हम डेटा नंबर 2 को भी ऐड करेंगे। हो सकता है पहले डेटा और दूसरे डेटा दोनों को मिलाकर आंसर आ जाए। तो अभी डेटा नंबर 1 जो है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन इसी में हम डेटा नंबर 2 को भी ऐड करेंगे इसी स्ट्रक्चर में। वर्षा के केवल 3 भाई बहन हैं। वर्षा के केवल कितने भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं। अब ज्ञात होता है डेटा नंबर 2 में कहा गया है वर्षा के केवल 3 भाई बहन हैं। अब वर्षा के केवल 3 भाई बहन हैं तो नॉर्मल सी बात है पुत्र तो एक ही होगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें कहा गया था स्ट्रक्चर नंबर 1 में। अब 3 भाई बहन हैं तो यहाँ पर एक बहन आपको यहाँ पर ज्ञात हो ही गई थी और एक खुद स्वयं वर्षा होगी। तो नॉर्मल सी बात है कि ये 3 ही है। यहाँ पर इन्होंने डेटा नंबर 2 में क्लियर कर दिया है कि वर्षा के केवल 3 भाई बहन, यानी वो सब मिलाकर कितने लोग हैं टोटल, उनकी संख्या कितनी है, केवल 3 है। तो हमें डेटा नंबर दूसरे की आवश्यकता इसमें पड़ी है। तो दोनों के कंबाइंड से हमारा आंसर आया। अब डेटा नंबर 2 का अकेला यूज़ करें तब तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं। तो इससे आप सही तरीके से पता लगा सकते हो कि डेटा नंबर 1 और डेटा नंबर 2 इन दोनों के कंबाइंड से हमारा आंसर आता है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेटा फर्स्ट व डेटा
सेकेंड, इन दोनों को मिलाकर हमारा आंसर प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर 5 हमारा या ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। गाइज आपको बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन करने में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है, आसानी से क्वेश्चंस हो रहे होंगे। तो फिर वीडियो को लाइक करना तो बनता है गाइज, तो वीडियो को दिल से लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब तो बनता ही है गाइज। चलिए गाइज लेते हैं हम एक और अच्छा खासा क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कहा गया है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो डेटा नंबर 1 का हम प्रयोग करेंगे। डेटा नंबर 1 में कहा गया है कक्षा में निशा का क्रमांक ऊपर से 10वां है। कक्षा में निशा का क्रमांक ऊपर से कौन सा है? 10वां। तो यहाँ पर कक्षा में निशा का क्रमांक ऊपर से हो जाएगा 10वां। फिर वो कहते हैं इसी डेटा को हम आगे बढ़ाते हैं और नीचे से 23वां है। और नीचे से कौन सा है? निशा का स्थान 23वां है। तो गाइस क्रम व्यवस्थीकरण में जब एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया जाता है तो उस व्यक्ति को हम 2 बार गिनते हैं। कितनी बार काउंट करते हैं? 2 बार। तो निश्चित तौर पर दोनों स्थानों को हम ऐड करके उसमें से -1 कर देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का जो स्थान दोनों तरफ से ऐड हो रहा है उसको ना होने दें, एक तरफ से ही ऐड हो। तो यहाँ पर इनका एक जो स्थान है वो 10वां है और एक तरफ से 23वां है। -1 कर देंगे तो 23 और 10 कितने होते हैं? 33 -1 यानी 32 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ पर आप ज्ञात कर सकते हो कि जो इनका स्थान है वो जो यहाँ पर कक्षा में कुल संख्या है वो कितनी हो जाती है आपकी? 32 हो जाती है। तो हम पहले डेटा से यहाँ पर जो आंसर है वो प्राप्त कर पाए कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकलती है? 32 निकलती है। अब डेटा नंबर 2 का भी हम प्रयोग करेंगे, क्या उससे हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो डेटा नंबर 2 में क्या कहा गया है देख लेते हैं। नंदिता जो है वो शर्मा से 10 क्रमांक ऊपर है। यानी नंदिता वो शर्मा से 10 स्थान ऊपर है। शर्मा से 10 क्रमांक ऊपर है। अब 10 क्रमांक ऊपर है तो बीच में बैठने वालों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। जो ऊपर से 18वीं है, जो ऊपर से कौन सी है? 18वीं। यानी ऊपर से हम मान सकते हैं कि 18वीं हो जाती है। यानी बीच में कितने लोग आएंगे? 17 लोग आएंगे। ठीक है, डेटा नंबर 1 हमारा ये रहा। डेटा नंबर 2 को गाइस हम चेक करा रहे हैं। तो कहा गया है कि नंदिता शर्मा से 10 स्थान ऊपर है तो बीच में 9 आ जाएंगे, और ऊपर से कौन से नंबर पर? 18वें पर है तो बीच में 17 आ जाएंगे। अब हमें ज्ञात करना है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो गाइज आपको ये तो पता, देखो ऊपर से तो पता है कि नंदिता का स्थान कौन सा होता है? 18वां होता है। और नीचे से हमें शर्मा से स्थान दिया गया है। किससे दिया गया है? शर्मा से। अब हमें ये नहीं पता कि शर्मा के नीचे कितने लोग बैठे गए, ये हमें नहीं पता है। हाँ, अगर ऐसा बोल दिया जाता कि नंदिता नीचे से 10वें स्थान पर है तो कंफर्म हो जाता कि नीचे से यानी आखिरी बिंदु से है। लेकिन अब शर्मा से वो 10 स्थान ऊपर है तो पता नहीं कि शर्मा से कितने लोग नीचे बैठे होंगे। तो जो सेकंड डाटा है गाइज वो अपर्याप्त है उत्तर देने के लिए। तो हम डेटा नंबर 2 से इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, केवल डेटा नंबर 1 से ही आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा आंसर लग जाएगा केवल डाटा फर्स्ट पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए गाइस लेते हैं एक और क्वेश्चन। चयन पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में निकालना है छात्रों का चयन पाठ्यक्रम के लिए हुआ है। हमें संख्या ज्ञात करनी है कि कितने छात्र जो हैं उनको चुना गया है पाठ्यक्रम के लिए। तो डेटा नंबर 1 का हम यूज़ करते हैं। डेटा नंबर 1 में कहा गया है पाठ्यक्रम प्राधिकारियों ने 35% छात्रों को पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्णय किया। यानी जो प्राधिकारी थे उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के लिए भैया 35% छात्र ही चुने जाएंगे। अब देखिए कितने छात्रों का चयन पाठ्यक्रम के लिए हुआ। अब इसमें क्या कहा गया? पहले डेटा में ये कहा गया है कि 35% छात्र ही चुने जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चुने गए होंगे। जैसे आप देखते हो गाइस, मान लीजिए 2000 वैकेंसीज आती हैं कहीं पर भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 2000 वैकेंसीज पूरी ही फिल करी जाएं। ऐसा तो होता नहीं है। मान लीजिए आपके कॉलेज में 100-150 सीट्स हैं। मान लीजिए आप बीकॉम के स्टूडेंट हो और आपके कॉलेज में 150 सीट्स हैं बीकॉम के लिए, ठीक है, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 150 सीट्स फुल ही भर जाएं। आपने देखा होगा 120-130 ही भरती हैं, 20 खाली रह जाती हैं। लेकिन इससे ये पता लगता है कि 150 सीट्स हैं तो 150 एडमिशन हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ये पता लगता है। तो डेटा नंबर 1 से केवल इतना पता लगता है कि 35% छात्र ही लिए जाएंगे पाठ्यक्रम के लिए।
लेकिन यहाँ पर ये पूछा नहीं गया, यहाँ पर ये पूछा गया है कितने छात्रों का चयन हुआ है। तो समझने का प्रयास करिए। तो डेटा नंबर 1 से तो आंसर नहीं आएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाता कि कितने छात्रों का चयन अधिकतम हो सकता है तो आप बता देते, क्योंकि पहले में यही कहा गया है कि 35% छात्र लिए जाएंगे पाठ्यक्रम के लिए। चलिए हम दूसरे डेटा का यूज़ करते हैं। दूसरे डेटा में कहा गया है 300 छात्रों ने संस्थान से आवेदन पत्र लिया था। कितने छात्रों ने लिया था? 300 छात्रों ने आवेदन पत्र प्राप्त किया था। ठीक है, आवेदन पत्र लिया था। अब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होती है कि 300 छात्रों ने आवेदन पत्र लिया था। क्वेश्चन में ऐसा कहीं पूछा नहीं गया कितने छात्रों ने आवेदन पत्र लिया था, यहाँ तो पूछा गया कि उनका चयन हुआ था। अब आवेदन पत्र क्या होता है? आवेदन पत्र का मतलब होता है जब हम किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं या किसी भी संस्थान में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले हमें वो आवेदन पत्र भरना पड़ता है, चाहे वो एडमिशन के रूप में हो, एडमिशन फॉर्म के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, उसको हम आवेदन पत्र ही बोलते हैं। पहले आप किसी एग्ज़ाम, मान लीजिए किसी जॉब के लिए आप एग्ज़ाम मतलब आप मान लीजिए जॉब में आप जाना चाहते हैं, किसी भी जॉब का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फॉर्म ही तो फिल करोगे उस जॉब के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र। यानी आप आवेदन कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये तो ज़रूरी नहीं कि 300 ने आवेदन पत्र लिया तो 300 को ही जगह मिली होगी पाठ्यक्रम में या 300 को ही चयनित किया गया होगा, ऐसा तो है नहीं। तो हो सकता है इन 300 में से 290 ने ही मतलब पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया हो, या हो सकता है 200 ने ही लिया हो। ज़रूरी नहीं कि जो सभी स्टूडेंट आवेदन पत्र मार्केट से लेते हैं या ऑनलाइन फिल करते हैं वो सभी एडमिशन लें, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो दूसरे डेटा से भी हमारा उत्तर नहीं आता है, तो फिर ना तो डेटा नंबर 1 और ना तो डेटा नंबर दूसरे, और इन दोनों को मिलाकर आता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या लगाना है? ना तो डेटा नंबर 1 और ना तो डेटा नंबर 2 पर्याप्त हैं उत्तर देने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और गाइस लेते हैं एक और क्वेश्चन। अब 8 अपराह्न बजा है। अभी क्या बजा है? 8 अपराह्न। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर, यानी कहने का मतलब अपराह्न अगर यहाँ पर बोल रहे हैं 8 अपराह्न बजा है, निकालना क्या है? हरीश को बेलापुर की पनवेल से अगली बस कब मिलेगी? तो यहाँ पर गाइस हम बोल सकते हैं 8 PM का समय है। ठीक है, अपराह्न होता है दोपहर के बाद का समय या दोपहर का जो लागू समय होता है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक। ठीक है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं 11:59 तक ही। ठीक है, आपका जो टाइम होता है गाइस वो AM के रूप में होता है, और उसके बाद जो दोपहर 12 से लेकर रात के 12 का जो समय होता है वो PM के रूप में होता है। तो यहाँ पर 8 अपराह्न कहा गया है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 8 PM, यानी रात के 8 बजे हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि अभी 8 अपराह्न यानी 8 PM का समय है, और हरीश को बेलापुर की पनवेल से अगली बस कब मिलेगी? हमें निकालना है कि हरीश को बेलापुर की पनवेल से अगली बस कब मिलेगी, हमें ये ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डेटा नंबर 1 का यूज़ करेंगे। कैसे हमारा आंसर आता है? डेटा नंबर 1 में कहा गया है बेलापुर के लिए हर 30 मिनट बाद 10 बजे तक बसें जाती हैं, यानी बेलापुर के लिए हर 30 मिनट बाद बसें जाती हैं। यानी एक बस अभी गई मान लीजिए तो अगली कब जाएगी? फिर 30 मिनट बाद जाएगी, उसके बाद अगली कब जाएगी? फिर 30 मिनट बाद जाएगी। और कब तक ये बसें जाती हैं? ये बसें जाती हैं आपकी 10 बजे तक। ठीक है, तो क्या हमें इससे ज्ञात हो सकता है कि अगली बस कब मिलेगी? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगली बस 30 मिनट बाद जाएगी, फिर अगली 30 मिनट बाद जाएगी। हमें ये तो पता नहीं है कि हरीश कब पहुंचा बस स्टैंड पर और बस कब निकल चुकी है, ये तो हमें पता ही नहीं। बस इतना पता कि अभी कितना बजा है? 8 बजा है। तो डेटा नंबर 1 से तो आंसर ज्ञात करना अभी मुश्किल है, लेकिन हम डेटा नंबर 2 का इसमें प्रयोग करते हैं, दोनों को कंबाइंड करके प्रयास करते हैं कि आंसर आएगा या नहीं। तो डेटा नंबर 2 में क्या कहा गया है? 15 मिनट पहले बेलापुर के लिए बस छूटी है। 15 मिनट पहले बेलापुर के लिए बस छूटी है। तो गाइज अभी समय क्या हो रहा है? 8 PM हो रहा है, और 15 मिनट पहले ही बस छूटी है, यानी हम बोल सकते हैं कि 7:45 पर बस गई है। कहाँ पर? बेलापुर के लिए। यही कहा गया है ना, बेलापुर के लिए बस गई है 7:45 पर। ये हमें ज्ञात हो गया, यानी 8 में से हमने कितना माइनस कर दिया? 8 में से हमने कर दिया 15 मिनट माइनस, तो हमारा समय क्या आ गया? 7:45 आ गया। तो आपको ये पता लग गया कि 7:45 पर बस गई है बेलापुर के लिए। अब अगली बस कब जाती है? डेटा नंबर 1 में कहा गया था 30 मिनट बाद
जाती है। तो 7:45 में आप ऐड कर देंगे हम कितने को, 30 मिनट को ऐड कर देंगे। तो 7:45 में जब हम 30 मिनट को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8:15। तो अगली बस कब जाएगी, 8:15 पर। तो इससे पता लगता है कि डेटा नंबर 1 और डेटा नंबर 2 इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो इनके कंबाइंड करने से हमारा उत्तर आता है। तो फिर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में कहा गया था, नहीं ऑप्शन नंबर ई में यही कहा गया है कि डेटा फर्स्ट और डेटा सेकंड इन दोनों को मिलाकर उत्तर आता है, यही कहा गया है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मेज पर कितनी पुस्तकें हैं, हमें ज्ञात करना है मेज पर पुस्तकों की संख्या। मेज पर कितनी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले डेटा नंबर 1 का यूज़ करेंगे। डेटा नंबर 1 में क्या कहा गया है, मेज पर जितनी पुस्तकें हैं उन सबका वजन 130 किलोग्राम है। तो पहले डेटा में जितनी पुस्तकें हैं उन सबका वजन 130 किलोग्राम, यानी पहले डेटा से हमें पता लगता है कि पुस्तकों का वजन जो है, जो वेट जो है वो कितना है, 130 kg है। ऐसा क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, नहीं, वहाँ पर पुस्तकों की संख्या पूछी गई है और यहाँ पर उसका वेट दिया गया है। तो पहले डेटा से उत्तर नहीं आता है। दूसरा डेटा यूज़ करिए, मेज का वजन भी 130 किलोग्राम है। मेज का वजन कितना दिया जा रहा है, तो मेज का वेट है 130 किलोग्राम। क्या क्वेश्चन में मेज का वजन पूछा गया, नहीं। क्या क्वेश्चन में पुस्तकों और मेज दोनों का वजन मिलाकर पूछा गया, नहीं। वहाँ क्या पूछी गई थी, पुस्तकों की संख्या, जबकि यहाँ पर दोनों का वेट दिया गया है। तो ना तो डेटा नंबर 1 और ना तो डेटा नंबर 2 से हमारा आंसर आता है और ना दोनों को कंबाइंड करने से आता है। तो फिर हम क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला डेटा और ना ही दूसरा डेटा, इन दोनों का प्रयोग करने से उत्तर नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के मोस्ट 7 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बन सकते हैं। बस हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है और अभी आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाए होंगे। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं डाटा सफिशिएंसी का। तो मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।